सीजेआर गवई को जूता क्यों मारा? मोहन राकेश को गुस्सा क्यों आया? मोहन राकेश एक वकील हैं जो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और उनकी उम्र 72 साल है। और अब तक आप इतना तो जान ही चुके होंगे कि उन्होंने अपना जूता उतारकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर फेंकने की कोशिश की और मामला भी आप जान चुके होंगे। मामला सीधा सा है, मामला खजुराहो के मंदिर की विष्णु मूर्ति से जुड़ा हुआ है। राकेश मोहन ने एक दावा लगा रखा है कि खजुराहो की खंडित मूर्तियों को सरकार द्वारा जोड़ा जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में खुद मुख्य न्यायाधीश ने सुना और मोहन राकेश की अर्जी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संपत्ति है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं। न्यायिक रूप से या जुडिशियल तरीके से बात खत्म हो गई थी, लेकिन जैसे कि भारत के जजों को केवल जजमेंट देने से वास्ता नहीं रहता है, भाषणबाजी पर आ जाते हैं, कथावाचक बन जाते हैं और कभी कभी दूसरों की भावनाओं को चोट भी पहुंचाते हैं। तो उसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई ने कहा कि विष्णु मूर्ति को जोड़ने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हैं? यदि आप में इतनी ही आस्था और विश्वास है तो अपने भगवान से कहिए कि वह अपने आप को जोड़ ले। यह बात एडवोकेट मोहन राकेश को बड़ी चुभी, बुरी लगी। मोहन राकेश को ही नहीं, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को भी बुरी लगी। इन लोगों को लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी श्रद्धा का मजाक उड़ा रहे हैं और इसका रूपांतरण मोहन राकेश के जूता फेंकने की कोशिश के रूप में हुआ। मोहन राकेश को सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने अपनी सदस्यता से बर्खास्त कर दिया, लेकिन मोहन राकेश का कहना है कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि जिस दिन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसी दिन से प्रतिदिन, बल्कि कहे कि प्रति रात्रि उन्हें स्वयं ईश्वर आकर झकझोरता था कि तुम अभी तक चैन से कैसे बैठे हुए हो। और इसलिए अपने डेस्पिरेशन में एडवोकेट मोहन राकेश ने एक कदम उठा लिया जो कि हो सकता है कि उनके वकील के रूप में करियर को खत्म कर दे, क्योंकि उनकी बार काउंसिलिंग सदस्यता खत्म कर दी गई है। खैर, मामले को यहां समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने, खास करके सुप्रीम कोर्ट के कुछ बुद्धिमान वकीलों ने, जैसे कि इंदिरा जयसिंह ने, इसको जाति से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को उनकी जाति के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। अब हमको तो अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जाति पता ही नहीं थी। इंदिरा जयसिंह ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित है और इसलिए उनके ऊपर जूता फेंका गया। इंदिरा जयसिंह ने यह नहीं बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में उनकी जाति के आधार पर ही लिया गया। यह वही इंदिरा जयसिंह है जिन्होंने कंसेशुअल सेक्स की एज 18 साल से घटाकर 16 साल करने की वकालत भी की है। कहने का तात्पर्य, इंदिरा जयसिंह जैसे वकील कभी तो बड़ी प्रोग्रेसिव बन जाते हैं और कभी जाति भाषा के चक्कर में उलझ जाते हैं, जैसे कि उनकी खुद की सुविधा हो। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जब जस्टिस गवाई को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, तब उसमें साफ साफ लिखा है कि गवाई को केवल सीनियरिटी और मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया, बल्कि रिप्रेजेंटेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट दिया गया है। रिप्रेजेंटेशन अर्थात आप समझ ही गए होंगे, जिसको कि सीधी सी भाषा में रिजर्वेशन या आरक्षण कहा जाता है। रिसर्च करते करते हमको यह भी पता चला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई कोई सीधे साधे दलित नहीं है। उनके पिताजी कई राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि गवाई स्वयं क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी लेयर को सरकारी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके शैक्षणिक और सामाजिक विकास तो हो ही चुके हैं और अब उन दलितों को आरक्षण का मौका मिलना चाहिए जिनके माता पिता गरीब या अनपढ़ हो। आरक्षण का लाभ उनको क्यों मिले जिनके माता पिता उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हो या कलेक्टर, इंजीनियर या गवर्नर बन चुके हो। लेकिन गवाई ने क्रीमी लेयर में होने के बावजूद भी आरक्षण का लाभ उठाया, लेकिन 2024 के स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह के एक केस में उन्होंने रिजर्वेशन के समय क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने की वकालत की। यह पहली बार नहीं है कि जस्टिस गवाई की कथनी और करनी में फर्क सामने आया। वन शक्ति केस में भी जस्टिस गवाई की यही भूमिका रही है। अब आपको वन शक्ति केस के बारे में भी संक्षेप में बता देते हैं। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 और 2021 में 2 आदेश पारित किए कि जिन प्रोजेक्ट्स को पहले से इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला है वह बाद में इन्वायरमेंट क्लियरेंस ले सकते हैं या उनका इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे देना चाहिए। जस्टिस ओखा और जस्टिस अभियान की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार के इस आदेश को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा तर्क था कि यदि पहले से क्लियरेंस नहीं लिया गया है तो बाद में जरूरी नहीं है कि क्लियरेंस मिल ही जाए। आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना दिया,
कुछ सड़क बना दी या कुछ मकान बना दिए, इसका मतलब आपका गैर कानूनी काम कानूनी नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की उसी समय काफी तारीफ हुई थी, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जस्टिस ओखा रिटायर हो गए। अब इसके बाद तेलंगाना और महाराष्ट्र के 2 डेवलपर्स ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से पुनः विचार याचिका लगाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से अपना फैसले को लागू नहीं किया था। अर्थात जो प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले बन चुके थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का आदेश नहीं दिया। लेकिन इन दोनों याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद में अब सरकार उनको क्लियरेंस नहीं दे रही है। अब यहां पर जस्टिस गवाही नहीं, चीफ जस्टिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। रोस्टर अर्थात कौन सा केस कौन सी बेंच के पास जाएगा, कौन से जज उसको सुनेंगे। सीधा सीधा विवेक तो यही बताता है कि जो जज पहले से यह केस सुन चुके हैं, उनको इस केस को वापस से सुनना चाहिए। लेकिन जस्टिस गवाही ने ऐसा ना करते हुए यह केस स्वयं के लिए रख लिया और इन दोनों याचिकाओं को सुनवाई के लिए रख लिया। याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेना ही उस याचिका की मेरिट को स्वीकार करने जैसा होता है। अर्थात कई बार सुप्रीम कोर्ट याचिका सुनता ही नहीं है, पहली हियरिंग में ही उड़ा देता है। लेकिन जस्टिस गवाही ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जस्टिस गवाही जब भाषण देते हैं और वह प्रेस में छपता तो कुछ और बोलते हैं। वह यह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों में उनका समान दर्जा है और मास्टर ऑफ रोस्टर होने के कारण वह कोई स्पेशल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को ईमानदार होना चाहिए और दिखाना भी चाहिए, लेकिन इस केस में साफ साफ कुछ उल्टा ही दिख रहा है। हकीकत तो यह है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी पूरी जुडिशियली सिस्टम का भारी रिफॉर्म होना चाहिए। भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल कई बार यह बात कह चुके हैं। संजीव सान्याल का कहना है कि भारत 20-25 वर्षों के भीतर विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इसके लिए इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल और कमर्शियल फ्रंट्स पर तो काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा भारत का जुडिशियल सिस्टम है। यह जानने के लिए किसी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की जरूरत नहीं है। किस तरह भारत की कोर्ट में मामला सालों साल लटकते रहते हैं। जिन फैसलों में विदेश में महीनों में फैसले आ जाते हैं, उनमें 10 साल लग जाते हैं या 10 साल बीतने के बाद भी हमारे भारत में फैसला नहीं आता है। सलमान खान जैसे लोग फुटपाथ पर सोते हुए लोगों पर गाड़ी चलाकर या संरक्षित हिरण को मारकर भी छूट जाते हैं, लेकिन छोटी मोटी जेब कतरी के लिए लोग सालों साल जेल में सड़ जाते हैं। इस तरह विकास के कार्यों में भी कोर्ट बार बार रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती है। कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो यदि उसमें समर्थक 99 है तो उसका एक न एक विरोधी तो निकल ही आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 99 = 1 कर देता है। यह भी संजीव सान्याल का कहना है। सबसे बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर ही अमीरों को फेवर करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस दायर करने के लिए हजारों लाखों रुपए लगते हैं, और यदि कोई असम के गुवाहाटी या आंध्र प्रदेश की गुंटूर का रहने वाला है तो उसको हजारों रुपए तो दिल्ली आने जाने में ही लग जाएंगे। तो जिस प्रकार कई राज्यों में हाई कोर्ट की कोई बेंच है, जैसे मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर और संभाजी नगर ब्रांच है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में है, लेकिन उसकी बेंच ग्वालियर और इंदौर में भी है, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी देश के हर राज्य में ना हो, कम से कम मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता और गुवाहाटी में तो हो, जिससे कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में ऐसा ना लगे कि स्वर्ग तक पहुंचना सरल है लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना मुश्किल है। वहां केवल अमीर लोग ही पहुंच सकते हैं। इंपोर्टेड केस तो सुप्रीम कोर्ट में सालों साल लटकते रहते हैं, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने कबूतर को दाना चुकाने पर बैन लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने तो कुत्ते को खाना खिलाने पर बैन लगा दिया। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे एडवोकेट मोहन राकेश का, जिसने भारत के जुडिशियल सिस्टम में मौजूद इस प्रकार की कमियों और खामियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। हमारे जुडिशियल सिस्टम के बारे में आपका क्या अनुभव रहा है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए।